रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर म्यूनसिपल इंतखाबात का अख्तिताम अमल में आया है। रायदही कल हो गई है। 73% रायदही मजमूई तौर पर दर्ज की गई है और फिर कल यानी 13 फरवरी को नताइज बरामद होने की इम्कानात हैं। और एक अहम बात यह है कि एग्जिट पोल्स भी जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल्स में बरसर इख्तिदार सियासी जमात कांग्रेस को सबकत दी जा रही है, जबकि बीआरएस का मुकाबला भी तशफ़ी बख्श बीआरएस के लिए बताया जा रहा है। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों को जो है यहाँ पर सीटें बहुत ही ज़्यादा कम मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे साथ माहिर सियासियात नईम वजाहत साहब सीनियर सहाफ़ी है, तो इनसे ये सारी तफसीलात जानते हैं। जी नईम साहब, देखिए, कल एक हफ्ते की इंतखाबी मुहिम के बाद तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। जी, कल जो राय दही हुई, आपने बताया कि 73% राय दही हुई है। तो राय दहिंदों ने मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला बैलेट बॉक्स में महफूज कर दिया है। आपने ये भी बताया कि 13 फरवरी को वोटों की गिनती है और नताइज है। अब लोग, जिन उम्मीदवारों ने मुकाबला किया था, जिन पार्टियों ने मुकाबला किया था, वो अपने तमाम पार्टियां अपने अपने वार रूम में बैठ के म्यूनसिपलिटी के लिहाज से कौन सी म्यूनसिपलिटी में इसका कितना असर है, इसका अपने एजेंटों के ज़रिए मायना कर रहे हैं या जायज़ा ले रहे हैं कि इन्हें कितनी कामयाबी हासिल होगी। अब कांग्रेस ने कल कहा है कि जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि हम 90% बल्दियात पर कामयाबी हासिल करेंगे, इनका ये दावा था। दूसरी तरफ किशन रेड्डी ने भी कहा है कि हमारा मुकाबला चौंका देने वाला होगा, इस बार बीजेपी अपने वजूद का मुजाहरा करेगी। जबकि मैंने कल देखा है कि केटीआर ने अपने पार्टी के कारकुनों को गुलाबी सिपाही का करार देते हुए कहा कि इन्होंने हुकूमत की गुंडागर्दी के खिलाफ जाराना मुकाबला करते हुए जंगी महाज पर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हरीश राव ने पार्टी उम्मीदवारों को पेशगी मुबारकबाद दे दी है। तो इस तरह एक अवाम ने अपना फैसला तो सुना दिया है, हर पार्टी अपनी अपनी कामयाबी का दावा करते हुए नताइज में को लेकर तजासुस पैदा कर दी है। लेकिन जैसा आपने बताया कि एग्जिट पोल्स आई हैं, एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को सबकत बताई गई है। 7 कॉरपोरेशंस हैं, 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशंस के इंतखाबात हुए हैं। एक सर्वे में ये बताया गया है कि 6 कॉरपोरेशंस में कांग्रेस कामयाब हो सकती है, एक में बीजेपी का दबदबा रहेगा। एक सर्वे ने यह बताया कि 5 कॉरपोरेशंस कांग्रेस के हिस्से में जाएंगे, जबकि 2 कॉरपोरेशन जैसा निज़ामाबाद और करीमनगर बीजेपी के हक़ में जाएंगे, इस तरह की बात की गई है। लेकिन ये तो सिर्फ क़यासारियाँ हैं। अब देखना है कि कल सुबह 13 तारीख को 8 बजे, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। मैं समझता हूँ कि दोपहर तक, मैं शायद दोपहर बहुत देर बोल रहा हूँ, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। छोटे छोटे रहते ना, ये म्यूनसिपालिटीज़ के वोटां जो होते छोटे रहते, 10-11 बजे तक तकरीबन पिक्चर सामने आ जाएगा कि कौन सी पार्टी कामयाब होगी, किसके मेयर मुंतखब होंगे, कौन सी पार्टी का डिप्टी मेयर होगा, कौन सी पार्टी का चेयरमैन होगा। इस तरह के वाक़यात कल दोपहर तक शाम में आ जाएंगे। देखिए नईम साहब, यहाँ पर चौटुप्पल म्यूनसिपलिटीज़ की जो रायदही का तनासुब है 91.91% है। ये मतलब एक अच्छा रुझान इसको हम कह सकते हैं। आवाम घरों से निकलकर जो है वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंची, ये अच्छा रुझान है। ये अगर ये बरकरार अगर रहा तो यकीनन जमहूरियत के लिए एक बहुत ही एक मजबूत एक अमल होगा। चौटुप्पल में 91.91% है। नंदीकोंडा में जो है 59.68%, 59.68% रायदही दर्ज की गई है। जबकि नलगुंडा में 77.36% रायदही यहाँ पर दर्ज की गई है। कॉर्पोरेशन की बात करें, जी 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 जी, यकीन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। और निजामाबाद कॉर्पोरेशन का जो है 59.12% दर्ज यहाँ पर की गई है। तो मजमूई तौर पर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम जो है तनासुब यहाँ पर रहा है रायदही का, और ये तनासुब जो है ये जो चौंका देने वाले नताइज की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए ज़बीउल्लाह साहब, आपने देखा होगा कि जब भी रायदही होती है, जी, असम्बली की हो, लोकसभा की हो या ज़मीनी इंतखाबात की हो, तो शहरी इलाकों के बनिस्बत देही इलाकों में ज़्यादा
पोलिंग होती है। आपने अभी बताया कि कहीं 91% हुई है, आपने बताया ना कहीं जी यकीन जी चौटुपल में कहीं बताया। चौटुपल का 91.91%। तो आपने बताया वही। आप देखिए शहरी इलाकों में जब आते हैं तो पता नहीं, लोग शहरी इलाकों में ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, फिर भी बावजूद इसकी वोटिंग तनासुब में कमी होती है, जबकि हुकूमत की जानिब से राय दही के लिए आवाम को या सरकारी मुलाजमीन को या जो भी मुलाजमीन है या स्टूडेंट्स हैं उन सबको तातील दी जाती है। तातील दी जाती है। शऊर बेदारी का काम भी मुसलसल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जा रहा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में जो वोटिंग का तनासुब जो घटता जा रहा है वो तशवीशनाक है। फिर भी हम शुक्र बजा लाते हैं कि देही इलाकों के अवाम तालीमी याफ्ता ना होते हुए भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राय दही में हिस्सा लिया और वोटिंग परसेंट में कोई इजाफा करने में बहुत बड़ा मदद की है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 116 म्यूनसिपैलिटीज़ में जो है 68 से लेके 76 सीटों पर बरसरे इख्तिदार सियासी जमात की कामयाबी की पेशकयासी की जा रही है। मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स है ना, एक क्या दो है जी नहीं, ये एक ही एग्जिट पोल्स की है। पीपुल्स पल्स की जो अमूमन आमतौर पर जो है तेलंगाना में जिसको बड़ा ही उसको देखा जाता है, दो तीन एग्जिट पोल्स पल्स में पीपुल्स पल्स का जो एग्जिट पोल हवाला मैं दे रहा हूँ, ये पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल को इस वास्ते मैंने उसको कोट किया है यहाँ पर कि वो उसको थोड़ा सा मुस्तनद माना जाता है तेलंगाना में पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल्स को। पिछले असेंबली इंतखाबात में भी पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबकत बताई गई थी, कांग्रेस जीती। उससे कबल दो इलेक्शन जो आए 2014 के बाद से जो दो इंतखाबात आए उसमें बीआरएस को सबकत पीपुल्स पल्स की जानिब से बताई गई थी। तो मजमूई तौर पर जो नताइज बरामद होंगे, क्या इसमें धांधलियां या फिर कॉरपोरेटर्स का या काउंसलर्स की उछल कूद जो सियासी खलाबाजियां होती है उसके भी इम्कानात आपको दिखाई दे रहे? ज़बीउल्लाह साहब, आपने एक एग्जिट पोल का हवाला दिया है पीपुल्स पल्स का, मसलन 2-3 में और आए हैं जी। शायद मेरे पास भी उसके रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैंने सरसरी तौर पर देखा है कि उसमें भी कांग्रेस को ही सबकत बताया गया है। जी। आपने पीपुल्स पल्स का हवाला दिया है जिसमें कितने आए हैं कांग्रेस को? 68 to 76 तो 116 में 66%, 60% के करीब कांग्रेस को है। तो बीआरएस को कितना है? बीआरएस को इसके अंदर देखिए आप 29 से 36 सीटों पर कामयाबी बता। अगर मैं बता रहा हूँ अगर इतना है तो फिर अच्छा ही मुकाबला। अच्छा, अगर एग्जिट पोल के लिहाज से जी अगर 29% भी बीआरएस का मुकाबला में आ रही है तो मैं समझता हूँ अच्छा है, रुझान है। फिर आप ये बताइए कि मजलिस और बीजेपी का कुछ रिकॉर्ड है? मजलिस को 0 के बराबर लेके जा रहे हैं और बीजेपी के लिए 5 से 6 सीट बताया जा रहा है इसमें एग्जिट पोल। तो अब देखिए, आपने पूछा कि क्या उलट फिर हो सकता है। कल नताइज जब जैसा ही सामने आएंगे, हमने देखा है कि इंतखाबी मुहिम में हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया है। यहाँ पर किसी भी पार्टी का किसी से रास्त इत्तेहाद नहीं हुआ है। बाज़ मुकामात पर शायद खम्बम वगैरह में कम्युनिस्ट पार्टियाँ और कांग्रेस का कुछ हुआ, कुछ म्यूनसिपालिटीज़ में हुआ होगा, बाकी के वहाँ पर भी नहीं हुआ। मैंने भी कम्युनिस्ट पार्टी को, नारायणा को कांग्रेस के खिलाफ बोलता हुआ देखा है जी। तो हमने देखा है कि कांग्रेस ने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और बीआरएस ने कहा है कि 2 साल की हुकूमत की कारकर्दगी मायूसकुन है, बदवानियाँ उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस तरह की उन्होंने भी जहराना मौकूफ इख्तियार किया था। बीजेपी ने हमेशा मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। मैं आपको याद दिला दूँ, मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने करीमनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा था कि ये मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है जी। सोचने वाली बात है ज़बीउल्लाह साहब कि एक छोटे से इलेक्शन को इस सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जा रही है, जबकि मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान की तहरीक की जब जदोजहद जारी थी उस वक्त बीजेपी का वजूद भी नहीं था। यकीनन आज वो बीजेपी ये कह रही है कि हम इंडिया है, कांग्रेस और मजलिस पाकिस्तान है जी। आपको वोट हासिल करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट की बुनियाद, हिंदू मुस्लिम वोट करके हासिल। 2 जगह पे, करीमनगर और निज़ामाबाद पे बीजेपी ने अमदन तनाज़ा पैदा करते हुए हालात को ख़राब करने की कोशिश की थी। निज़ामाबाद में डी अरविंद ने कल भी पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पोलिंग अमला और पुलिस को धमकी दी है, डराया धमकाया है उन्होंने। मैंने यहाँ तक सुना है कि बुरखा पेन जो ख़वातीन हैं उनका बुरखा और निकाल कर शिनाख्त कीजिए, इस तरह की उन्होंने दावा किया है, मुतालबा किया है। अब ये देखा जा रहा है कि ये 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में बीजेपी का कुछ असर और रसूख हो सकता है। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी आप देख लीजिए, बीजेपी सबसे, निज़ामाबाद में बीजेपी सबसे बड़ी जमात थी जी। दूसरे नंबर पर 16 डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मजलिस दूसरे नंबर पे थी। 10 या 11 नशिस्तों पर बीआरएस थी,
कांग्रेस को दो नशिस्तों तक महदूद थी। लेकिन कांग्रेस और बीआरएस ने बीआरएस और मजलिस ने एक दूसरे से इत्तेहाद करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर आपस में बांट लिया था। इसी तरह करीमनगर में भी यही हुआ था। मजलिस और बीआरएस ने एक दूसरे से इत्तेहाद करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर को हासिल कर लिया था। लेकिन इस मर्तबा ये देखा जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी जमात बन के उभर सकती है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी को तनहा अक्सरियत भी हासिल हो सकती है। देखिए, म्यूनसिपल वार्ड्स की जहाँ तक प्रेडिक्शन एग्जिट पोल में आया है रियाज नईम साहब, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस को 1210 से लेकर 1290 तक के वार्ड्स पे जीत बताई गई है मजमूई तौर पर जी। और जबकि बीआरएस को 860 से लेकर 930 तक की जीत बताई गई, जबकि बीजेपी को 250 से 270 तक की जीत बताई गई है। और एआईएमआईएम को तवक्को की जा रही है कि 35 से 44 वार्ड्स पर जीत हासिल होगी। ये म्युनिसिपल वार्ड्स का ये एग्जिट पोल यहाँ पर निकल कर मंजर है। देखिए, मैंने कल देखा है कि बोधन में, जगतियाल में मजलिस और बीजेपी का झगड़ा हुआ है जी। मजलिस और बीआरएस का झगड़ा हुआ है, मजलिस और कांग्रेस का भी झगड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जब छोटे जहाँ पॉकेट से जहाँ मुस्लिम गलबा आबादी है वहाँ पर कुछ ना कुछ मजलिस को नताइज नज़र आ रहे हैं जी। लेकिन ये बात ये कैसे हो सकता है बोले तो हमने देखा है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है, बीआरएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है, मजलिस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है। ऐसी सूरत में अगर वोट तकसीम होते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। तो ये यकीनन जैसा कि नईम साहब ने कहा कि मेयर या डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए खामोशी से या फिर बरसर एलानिया तौर पर भी इत्तेहाद अगर सियासी जमातों में कल जब नताज सामने आ जाएंगे इसके बाद तमाम सियासी पार्टियों का काम वही रहेगा। कुछ चंद जमातें अपने अरकान को किसी महफूज मौके में खीमे में रखने की कोशिश करेंगी, चंद जमातें दूसरी जमात अपनी अगर कुछ अक्सरियत कम हो रही है तो दूसरों को किस तरह खरीद अपनी कैंप में लाया जाए इसकी प्लानिंग करेंगी। हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है जो तेजी के साथ कल से शुरू हो जाएगा जैसा कि हमने, क्योंकि 16 तारीख को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हैं और जब तक तो अपने अरकान को संभाल के रखना जरूरी है। जिस तरह के हमने देखा नाजरीन के मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन में एकनाथ शिंदे ने अपने कॉरपोरेटर्स को जिस तरीके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, तो मतलब 15 जिससे जो तवारीखों का ऐलान 16 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात तक जो है वो सियासी जमातें जिनको इस बात का खदशा है कि उनके कॉरपोरेटर्स को ख़रीदा जा सकता है या वो बिके जा सकते हैं, तो वो सियासी जमातें अपने कॉरपोरेटर्स को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेंगे। ये भी मनाजिर हमें यकीनन 16 तारीख को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की सियासत तेज़ी के साथ तेलंगाना में भी तरक्की कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की खासतौर पर 2019 के बाद से हमने मुसलसिल देखा है। ये आप ये बताइए, खरीदा जाने वाला का वर्ड जरूरी है हॉर्स ट्रेडिंग। देखिए, यहाँ पे खरीदो फरोख्त का ही मामला, इसलिए मैं नईम साहब खरीदने का वक्त लफ्ज़ का मैंने इस्तेमाल किया, वो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ही वही है। अच्छा। वहाँ का वो उसका जो वो अगर इस्तेलाह अगर जबान में उर्दू जबान में हम उसको टर्म पेश करेंगे, किसी जमात को, किसी उम्मीदवार को किसी जमात से मोहब्बत या तो फिर ये फैसला ये दिख सकता है कि अगर किसी को बचाने, एक मिसाल के तौर पर बोलूँ मैं, अब बीजेपी को मेयर बनने से रोकने के लिए कोई दूसरी पार्टी की जमात किसी जमात से तायद भी कर सकता है। यकीनन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि सियासत में ना दुश्मनी मुस्तकिल होती है ना दोस्ती। देखिए, हमने महाराष्ट्र में देखा जी कि कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी जो मजलिस या फिर शिवसेना संडे या फिर एनसीपी, तमाम जमातों ने आपस में लड़ा है। लेकिन जब मेयर का या फिर कोई चेयरमैन का इंतखाब करने की बात आई तो कई जगह पे इन लोगों ने इत्तेहाद भी कर लिया है। यकीन मानिए, आकोट का जो वाकया है, आपने इशारा दिया, आकोट का जो वाकया है वो तो चौंका देने वाला है, जहां पर बीजेपी और एमआईएम दोनों ने साथ मिलकर कॉरपोरेशन की तश्कील दी। यकीनन यही कहते हैं कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है हमें तेलंगाना में भी जो है 16 तारीख के से पहले या 16 तारीख के बाद देखने को यकीनन मिलेगी। जिस तरीके से नईम साहब ने इशारा दिया है कि जो भी होगा, तब्दीलियां होंगी या जमातें बदली जाएंगी या बराबर होगा, हाँ,
यकीनन होंगी। हिमायतें देख और लीजिए आप। मुखालिफत में यकीनन सियासी आप सतह पर देखेंगे कि सियासी जमातें खुद इल्जाम लगाएंगी कि हमारे अरकान को जबरदस्ती उठा लिया गया है, धमकियां दी गई हैं इस तरह की। ये दौरान इंतखाबात ये सामने आई थी बात, कई मुकामात से कांग्रेस ने अपने जोर पर कई उम्मीदवारों को दस्तबरदारी इख्तियार करने पर मजबूर किया था, उन्हें अगवा करने का भी कांग्रेस और बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया था। एक दूसरे पर सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया है नईम साहब। ज़बीउल्लाह साहब, अच्छी बात तो ये है कि इतने छोटे मोटे वाक़यात पेश आए हैं, कई जगह झगड़े हुए हैं, कहीं किसी उम्मीदवार पे मारम हमला भी किया गया है, पुलिस की लाठीचार्ज हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रिकाउंटिंग किसी भी वार्ड में नहीं हुई जी। ये यकीनन, क्योंकि आज का एक दिन जो था महफूज था रिकाउंटिंग के लिए महफूज था, मगर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, कुछ ऐसी कोई मिसाल किसी भी वार्ड से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो है वहाँ से हमें दस्तियाब नहीं हुई। यकीनन बहुत, जैसा कि नईम साहब ने कहा कि अच्छे तरीके से इंतखाबात हुआ, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला हो रहा है, मुकाबला भी दोस्ताना है। जी हाँ, जी हाँ, यकीनन। नहीं, अब आपका इशारा समझ गया मैं। करीमनगर में अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए कहा था कि राव हो या रेड्डी हो, उन्हें हमारे पास ही आना पड़ता जी। फिर उन्होंने इनडायरेक्टली मरकज़ और स्टेट को तनखीद करते हुए कहा कि बड़ा फेंकू छोटा फेंकू। जी। अब लोग समझ रहे थे कि छोटा फेंकू बड़ा फेंकू, तो शायद वो मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को या किसी और को तनखीद का नशारा मना रहे हैं। फिर उन्होंने वाज़े कर दिया कि वादे, क्या स्कूटी मिली किसी को, जिस तरह से 1 तोला सोना मिला, तो उसका इशारा था कि डायरेक्ट को कांग्रेस को तनखीद का निशाना बना रहे थे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि बंजारा जुबली हिल्स का इलेक्शन मजलिस की ताईद से कांग्रेस कामयाब हुई है। तो हमने देखा कि पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि हमने अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की। तो इलेक्शन में हर पार्टी ने एक दूसरे को तनखीद का निशाना बनाया है, लेकिन जब नतायज सामने आएंगे, मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब की जब बारी आएगी, तो ये लोग अपनी तमाम चीजें, ये जो इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर इत्तेहाद की तरफ करेंगे, या फिर अपने अपने मुफादात को तरजीह देंगे। या कोई डिप्टी मेयर पूछेगा, या कोई डिप्टी चेयरमैन पूछेगा, या फिर कुछ और सौदेबाजी होगी, क्या होगी पता नहीं, लेकिन सौदेबाजी तो जरूर होगी। यकीनन सौदेबाजी का लफ्ज़ नईम साहब ने इस्तेमाल किया, बिल्कुल नईम साहब ने सौदेबाजी का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इसी वजह से ख़रीद और फरोख्त का जो हवाला था वो इसी हवाले से था, सौदेबाजी होगी। क्योंकि सियासी सतह पर जैसा कि नईम साहब ने भी कहा कि इंतखाबी मुहिम होती है, इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस तरीके की बातें की जाती हैं, जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम बाजू हो जाते हैं। फिर इत्तेहाद की जब बात आती है तो तमाम इख्तलाफात को दूर करते हुए एक साथ तो हमने असम्बली इंतखाबात में भी देखा कि जो आरएसएस के टिल्लू जिसको कहा जाता, मुसलसिल कहते थे, आरएसएस का टिल्लू कहते थे, और फिर बहुत सारी बातें कहते थे, कांग्रेस को आरएसएस की माँ भी कहा गया है। ये यकीनन कांग्रेस को आरएसएस की माँ भी असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है। और फिर आरएसएस का टिल्लू का जो तो है वो तो बहुत ही फेम कविता नहीं, कविता भी इसका तरदीद करती पूरा इसका डायलॉग जो आरएसएस का टिल्लू तो बहुत मशहूर हुआ था इंतखाबी। कविता ने भी इसका हवाला दिया है ना। कविता ने हाँ हालिया 2 दिन कबल तेलंगाना जागृति की सदर और साबिका रुकन कानून साज कौंसल कल्वाकुंटला कविता ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का आरएसएस के टिल्लू का हवाला दिया है। और कांग्रेस को देखिए, यहाँ पर वही कहा जा रहा है, नईम साहब ने यही बात कही थी कि मुस्तकिल दोस्ती और मुस्तकिल दुश्मनी सियासत में कभी भी नहीं रहती, कभी भी बदलते हैं, कभी भी दोस्त बदल जाते हैं, यार बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और फिर वो जो कल जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन जाते हैं। मुसलसिल तेलंगाना में भी, हालांकि तेलंगाना में इस किस्म की सियासत माजी में हमने नहीं देखी थी, और पिछले ये अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद जो नॉर्थ इंडिया की सियासत है, शुमाली हिंदुस्तान की सियासत है, वो तेज़ी के साथ तेलंगाना में भी दाखिल हुई है यकीनन। नादरीन, देखते हैं कि कल नताइज बरामद हो गए। नताइज में जो एग्जिट पोल के मुताबिक नताइज आते हैं या फिर सियासी जमातों के तवक्कुआत के मुताबिक नताइज आते हैं, वो कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तेलंगाना के अवाम ने बीजेपी के 8 अरकान असम्बली को मुंतखब किया है, 8 अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब किया है। इसके अलावा मैं समझता हूँ 2 या 3 MLC भी मुंतखब हुए। तो जब बजट का तखसीस की बात आती है या फलाह स्कीमात की देने की बात आती है
या फिर मेट्रो रेल की बात आती है या फिर दूसरे जो डेवलपमेंट की बात आती है, तेलंगाना को नज़रअंदाज किया जाए। मुझे यकीन है कि बीजेपी का इस मुकामी इदारों के इंतखाबात में बिलखुसूस कॉरपोरेशंस में लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। तो अगर मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना में दोबारा हुकूमत अब बीजेपी की हुकूमत बनाना चाहती है तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अगर तेलंगाना पर बीजेपी तवज्जो देगी, तरक्की के लिए काम करेगी तो लोग उन्हें वोट देंगे, नहीं तो फिर अगर इस मरतबा भी अगर नज़रअंदाज किया तो आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जमात को बार बार तवज्जो ना दें जो तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज करें। देखिए, मुसलसिल नज़रअंदाज तो किया जा रहा है नईम साहब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस हवाले से बात किया। हालिया बजट जो जारी हुआ वो बजट में तेलंगाना को दरकार जो मतलब सहूलतें, मराद, इन तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है वो फराहम नहीं की गई बजट में। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि दो मरकज़ी ममलिकती वज़रा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके मरकज़ी है, एक ममलिकती। अच्छा, एक मरकज़ी और एक ममलिकती वज़ीर जो है, दो के ताल्लुक़, दो का मरकज़ी काबीना से ताल्लुक़, मरकज़ी हुकूमत से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी वो खातिर खा बजट तेलंगाना को जारी कराने में नाकाम रहे हैं। देखिए, अब आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश की बैसाखी पे मरकज़ी हुकूमत का दारोमदार है, मानता हूँ मैं, लेकिन 2 शहरों को मेट्रो ट्रेन की मंजूरी दी गई है जी। जबकि हैदराबाद पहले से हैदराबाद ने मेट्रो रेल है, इसके एक्सटेंशन के लिए डीपीआर भी पेश किया गया है जी। लेकिन इसको मंजूरी नहीं दी। जी। मैं समझता हूँ कि ये जो सौतोला सलूक है ये इसके खिलाफ बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को, मरकज़ी वज़रा को, अरकान असम्बली को मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने की ज़रूरत है ताकि अगर तुम ये देते हैं हमें तो हम दोबारा आवाम के ज़रिए आवाम के सामने जाएंगे। जीएचएमसी का इलेक्शन है, हम उसका जब सामना करेंगे। इस तरह की अगर बात की जाती है तो ठीक है, वरना मैं समझता हूँ कि आवाम को भी सोचना चाहिए। नहीं नईम साहब, एक चीज़ तो ये वाज़े है कि तेलंगाना की आवाम बड़ी इनकलाबी है और आज अगर मौका फराहम कर रही है, नाइंसाफ़ी होने पर वो मौका उन सियासी कायदीन के हाथ से छीनने का भी हुनर तेलंगाना की आवाम जानती है। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि अभी भी वक्त है, अगर दोबारा किसी को रुकने पार्लियामेंट को दोबारा रुकने पार्लियामेंट बनना है, किसी एमएलए को दोबारा एमएलए बनना है, तो आप मरकज़ी क़यादत पर दबाव डालना चाहिए आपको कि रियासत तेलंगाना के लिए खातिर खा बजट की इजराई अमल में लाई जा सके। देखिए, एक बात बताऊँ आपको मैं, बीजेपी को मालूम हो गया है कि तरक्की के बुनियाद पर, काम के बुनियाद पर कामयाब नहीं हो सकती। जी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कामयाबी हासिल की जा सकती है, वही कर रही है और इलेक्शन में आवाम वोट दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मैंने 2 कॉरपोरेशन की बार बार आपके सामने बातचीत की है, एक करीमनगर, दूसरा बंडी संजय। वहाँ के एक ममलिकती वज़ीर और एक बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया है। यहाँ तक कि मस्जिद की आवाज़ पे, मस्जिद की आवाज़ के ऊपर भी, अज़ान के ऊपर भी कमेंट किया, डी अरविंद ने मुखालिफत की है। अब जब इंतखाबात में जब हम देख रहे थे तो ये कहा था कि निज़ामाबाद का नाम तब्दील करके इंदौर कर दिया जाएगा और पहले इजलास में ये करारदाद मंजूर की जाएगी। उन्होंने निज़ाम के खिलाफ भी जहर उगला था। और बंडी संजय वहाँ पर ये कर रहे हैं कि मजलिस से कांग्रेस की 100 करोड़ रुपए की डील हुई है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि तरक्की की बुनियाद पे फंड्स मिलने चाहिए। बीजेपी को तरक्की की कोई ज़रूरत नहीं है, कामकाज की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये मालूम हो चुका है, अटैप कर चुका है कि किस तरह वोट हासिल किए जाए, उसी पर वोट हासिल करने की कोशिश। देखिए, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर वोट हासिल करने का अटैप आपके पास हुनर आ भी गया है, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती की जो उम्र है वो 10-15 साल से ज़्यादा तवील नहीं है नईम साहब। और 10-15 साल के बाद यकीनन नुकसान, लेकिन ये 10-15 सालों में जो काम किए गए हैं उसके जो नुकसान हैं वो तवील रहेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त तक, लंबे वक्त तक उसके नुकसान। अच्छा वो करें आप उसको, मुझे पसंद आया बहुत जी कि जो उसकी उम्र है 10-15 साल रहेंगी। उम्मीद करता हूँ इतने ही रहें, यकीनन फ़िरका परस्ती की हमने देखा है माजी में भी बहुत सारे लोगों को फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर मुल्कों को परवान चढ़ाते हुए, और फिर ये बात भी अच्छी कही आपने कि 15 साल ही सही, लेकिन इसके जो असरात है ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेंगे। अब देखेंगे कि हर इदारे में ऐसे लोगों को भर दिया गया है, निसाब की तालीम में तब्दीली की जा रही है, मुख्तलिफ तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब हम देखेंगे आसाम में क्या हाल है, चीफ मिनिस्टर मुसलमानों पर टारगेट बना रहा है।
ऐसे कई वाक़यात हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसका वो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का भी फैसला दिया था कि राम मंदिर बनाई जाए, उस मुतनाज़ा मुकाम पर मुसलमानों को धनपुर में एक 5 एकड़ ज़रा दी जाए। आपने बताया कि इस पर भी बहस आपने प्रोग्राम में बहस कर चुकी है। देखिए, हम तो मुसलसिल पिछले 2 दिन से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद नोट लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसने वाज़े तौर पर कहा है कि यह फैसला शवाहिद की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर किया गया है। यह वाज़े हो जाने के बाद फिर दोबारा किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ का यह बोलना कि सुबह क़यामत तक क़यामत आएगी नहीं और वहां पर दोबारा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बनेगा नहीं, इस तरीके की बात करना, देखिए क्योंकि मुल्क में उत्तर प्रदेश में भी फैसला था ना जी, फिर साथ में आप हिट स्पीचेस का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट यकीनन, लेकिन हम देख रहे हैं कि आसाम का चीफ मिनिस्टर बार बार कर रहा है मियाँ मुसलमान, मियाँ मुसलमान। अगर मियाँ मुसलमान के ऑटो में बैठते हैं तो 5 रुपए किराया होता है, तो 4 रुपए दीजिए। ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आया मेरे को। एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बातें करते हुए नहीं, सिर्फ वो रियासत सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों बैठी हुई है, सवाल ये साहब, ना सिर्फ वो ये इस तरीके का बयान, बल्कि वो एक एआई जनरेटेड एक वीडियो जो है आसाम प्रदेश के बीजेपी की जानिब से जो जारी किया गया था, उनके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था, उसको बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि वो वायरल हो गया। वो उसमें और एक बात बता रहा हूं, अगर वो इस तरह का कोई वीडियो एक कोई मुसलमान जारी करता तो क्या खाली डिलीट करके खामोश बैठ जाता? अरे उसके ऊपर तो देशद्रोही का, मुल्क के गद्दार का, फिर इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? ये यकीनन एक सवाल है कि अदालतों को इस मामले पर, इस हसास मौजू पर जो है खुद नोट लेना चाहिए। अरे मैंने देखा एक छोटा सा कुछ वीडियो बनाया था किसी एक एजेंसी की जानिब से, एआई का, 24 घंटे में कानून ला लिया गया है कि अगर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो 3 घंटे में उसको हदफ कर दिया जाए। फिर इसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बहुत सारे FIR दर्ज हुए साले मुल्क भर में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ। अरे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस नजीब जंग के अलावा कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की कि इस पर कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके के हसास मामले पर खुद नोट लेने की जहमत गवारा नहीं कर रहा है। इंसाफ के तकाजे उसी वक्त पूरे होंगे नाजरीन, जब अदालतों में इस तरीके के वाक़यात पर, ख़ास तौर पर अदालतों की खिलाफ वर्जी जब की जा रही तो उस पर अदालतें खुद नोट लेकर वो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई जब करती है, उसी वक्त इंसाफ के तकाजे अदालतों में पूरे हो सकते हैं। नईम साहब, नाजरीन हम रुख करते हैं एक बड़े पैमाने पर आज जो है 30 करोड़ वर्कर्स जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर मुल्क बंद, भारत बंद का एहतजाज ऐलान उन्होंने किया है, महज इसलिए कि हुकूमत हिंद की नाकाम वर्कर्स पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की जानिब से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। अमेरिका की डील भी शामिल है जी, यकीनन इसमें अमेरिकी डील भी शामिल है, जो ख़ास तौर पर वो मुआहदा अमेरिका से जिसमें ज़राअत के जो मसनूआत हैं, जो ज़राई सामान है और अजनास हैं, अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है हिंदुस्तान में करने का मुआहदा अमेरिका से जो हिंदुस्तान ने किया है, उसके ख़िलाफ़ में भी ये एहतजाज हो रहा है। ऑटो बंद है, बसेस बंद है, ट्रांसपोर्ट जो है बड़े पैमाने पर ठप है और सारे मुल्क में एक हंगामा मचा हुआ है। ट्रेड यूनियन जो है सड़कों पर उतरी हुई है। बिल्कुल, अब मैंने भी देखा है कि हैदराबाद में भी मुजाहरे हुए हैं, एहतजाजी, अजला में भी मुजाहरे हुए हैं, सिंगारेड्डी में कोयले की खानों के मजदूरों ने भी मुजाहरा किया है, एहतजाज किया है। तमाम सियासी जमातों का भी इस बंद को तायद हासिल है जी। अब हमने देखा सिर्फ BMS जो भारत मजदूर संघ है, बीजेपी की RSS की मजदूर शाखा है, हाँ, वही इसमें शामिल नहीं है। बाकी के तमाम ट्रेड यूनियंस, सियासी जमातें इसमें शामिल है। राहुल गांधी ने भी इनकी तायद में बयान दिया है। मरकज़ी हुकूमत को अपने फैसलों पर गौर करने की ज़रूरत है। अरे आपको याद है ज़बीउल्लाह साहब, ये जब बीजेपी और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म कहते थे जी। मुझे आपको याद है जब मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म थे तो जो माहिदा था, जो अपना जो टैक्स था 2.8% था जी, आज बढ़ा के 18% कर दिया गया है। आप बताइए मनमोहन सिंह कमज़ोर है या
मोदी कमजोर। यकीनन देखिए, टैरिफ की आपने बात की, टैरिफ का आपने हवाला दिया 2.8% उस वक्त टैरिफ थी जब मनमोहन सिंह इस मुल्क के वजीर आजम थे, और फिर मजबूत वजीर आजम जो अपने आप को कहते हैं 56 इंच का सीना आपका है, और फिर आप विश्व गुरु भी है, आप इत्तेफाक से आप खुद साख्ता विश्व गुरु भी है, और विश्व गुरु के वक्त पे, हुकूमत के वक्त पर 18% टैरिफ देनी पड़ रही है। और फिर अफसोस की बात ये भी देखिए कितना झुकना पड़ रहा है आपको। हाँ, अफसोस की बात यह है कि हमारे पास दालें जो है उनकी पैदावार होती है, वो दालों को आप खरीदने के लिए आप पसोपेश करते हैं हमारे किसानों से, और अमेरिका से मंगाई जाने वाली दालों को आप फ्री टैरिफ, जीरो टैरिफ के साथ आप उसको ना सिर्फ मंगा रहे हैं बल्कि जखीरा भी कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के किसानों के साथ जो है एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है नईम साहब, आपको याद होगा किसानों ने जो फार्म लॉ आया था उसके खिलाफ में निकल कर एहतजाज किया था, क्या मोदी हुकूमत किसानों से वो बदला तो नहीं ले रही है? देखिए अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने आज तक कभी इस डील के बारे में कोई बात ही नहीं की जी। मरकजी वज़रा या फिर हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। हमने देखा कि बार बार डरा रहा है, 50% टैक्स का धमकी दी गई पहले, फिर बाद में 25 की धमकी दी गई, बाद में ये कहा गया है कि 18% दी जाएंगे। अब एप्स्टीन की जो फाइल्स है वो भी सामने आ रही। कई ऐसा इस तरह का मसला पैदा हो गया कि किस बात का खौफ है कि आपने अमेरिका की हर शर्त को कबूल कर लिया जी। क्या आपको फाइल्स दिखाई गई, या फिर आपसे कोई आपको कुछ डरा धमकाया गया? क्यों आपने अपना सर झुकाया है? हिंदुस्तान इतनी बड़ी जमहूरियत है, हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी ममलिकत, माशी ममलिकत हम बनने जा रहे हैं, और हम पावरफुल हमारी ताकत है, तो हम इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी क्यों झुक रहे हैं और अमेरिका की हर बात क्यों मान रहे हैं? कि जिस तरह आपने कहा कि उन्हें 0% टैरिफ दिया जा रहा है जी। क्यों? जो हमने देखा कि चीन टिट फॉर टैट कर रहा है, अगर वो 100% लगा रहा है तो वो 500% लगा रहा है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जी। नहीं, जैसा कि आपने इशारा दिया है कि क्या जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के हवाले से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, खौफजदा है, वो आपने जो शको शुबे का इजहार किया है वो यकीनन ना सिर्फ आप बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी, खास तौर पर राहुल गांधी की जानिब से भी इस तरीके के शकूक शुबात का इजहार मुसलसल किया जाता है, पार्लियामेंट में बात की जा रही है। हालांकि मरकजी वजीर, एक वाहिद मरकजी वजीर है हरदीप पुरी, जिन्होंने उठकर इस मामले में अपनी वजाहत, वो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कि जेफरी एप्स्टीन से बातचीत की गई थी, उसकी उन्होंने वजाहत की है। देखिए, हरदीप पुरी बीजेपी के अगर एमपी हैं और वजीर हैं तो हमें उनसे, उनकी हक़गोई से हमें मोहब्बत है, उनसे उनकी हक़गोई को यकीनन हम आवाम के सामने लाने का यकीनन काम करेंगे। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी के उस सवाल पर उठकर जवाब दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरीके के दावे उसमें किए जा रहे हैं उसमें से मेरा कोई लेना, यकीनन मेरी बात हुई थी, मगर जिस पस मंजर में कही जा रही है उस पस मंजर में नहीं हुई थी, जिस पस मंजर में उनकी बात हुई उन्होंने वो भी वाज़ेह किया है। तो ये एक अच्छी बात है। वजीर आजम को भी चाहिए कि उन पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इसराइल गए, वहाँ पर नाचे और गाए और फिर काम बन गया, तो उसकी वजाहत उन्हें करनी चाहिए। अनिल अंबानी को भी मंजर आम पर आकर बात करनी चाहिए कि सुनहरी बालों वाली औरत की ख्वाहिश जो है उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से की थी, तो उसकी भी वजाहत उनको करनी चाहिए कि वह किस तरीके से की थी, क्यों की थी, किसके लिए की थी, ये तमाम वजाहतें जो है करनी चाहिए। या फिर जैसा कि आपने कहा कि बड़ी तशवीशनाक बात होगी नईम साहब, अगर किसी वीडियो, किसी पोस्ट या किसी कंटेंट के हवाले से अगर हमारे मुल्क के वजीर आजम को डराया धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये खदशात जिसका इजहार हम और सारी मुल्क की तकरीबन आवाम कर रही है, वो अगर हकीकत है तो ये मुल्क के लिए बहुत संगीन मसला है। देखिए ज़बीउल्लाह साहब, हर नाम आने वाले का गलत काम में नाम लेना ज़रूरी नहीं है और मुनासिब भी हम नहीं समझते, लेकिन हमने देखा है कि कई ममालिक के वज़रा और आला अहदेदार अपने अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदों से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अब यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म भी मुस्तफ़ी हो सकते हैं और इम्कानी वज़ीर आज़म के तौर पर एक मुस्लिम खातून के नाम पर भी गौर किया जा रहा है जी। तो ये आपने बताया कि उन्होंने हरदीप पुरी सिंह ने अपनी वजाहत कर दी है, वज़ीर आज़म को भी करना चाहिए, अंबानी को, जिस तरह हरदीप पुरी सिंह ने की है उस तरह से वज़ीर आज़म करते उसको क्या फंसता? वो भी ऐसी कर सकते हैं, पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है वैसा, बल्कि
तो उससे वह तो होते नहीं हो कम जाता। से कम जो है वो तो बोल दो आवाम के सामने। लेकिन देखिए नईम साहब, अगर कोई सियासी लीडरों के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं, अगर वो मंजर आम पर आकर बोलते हैं तो कम से कम आपने ये हिम्मत की कि आवाम का सामना करते हुए झूठ बोला। देखिए हमेशा सियासी कायदीन झूठ ही बोलते हैं भाई तकरीबन। अब हमने देखा कि 15 लाख हर शहरी के बैंक अकाउंट में आएंगे। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि आज तक किसी आपके अकाउंट में आए? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। हिंदुस्तानी शहरी है, मुझे मालूम है जी। कि आपके अकाउंट में आए हैं। जी। इस तरह से हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतों की बात की गई थी कि आए दी गई हैं। यहाँ पर भी तेलंगाना की हुकूमत में आप ले लीजिए कि गरीब लड़कियों की शादी में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के साथ 1 तोला सोना तोहफे में देने का वादा किया गया था। क्या यहाँ इन्होंने दिया है? वो खवातीन को जिनकी उम्र 18 साल है, जात पात मजहब का कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें हर माह 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं दिया गया। और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत मिलने तक 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। और कॉलेज की तालिबात को स्कूटी देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सियासी कायदीन जो बात कहते हैं वो झूठ होती है, तकरीबन झूठ होती है। जी। तो लेकिन आवाम के सामने खड़े होकर झूठ भी बोलने का हुनर जो है वो एक मतलब कर सकते हैं। एक झूठ बोला है आवाम के सामने खड़े होकर। तो नादरीन, INTUC, जैसा कि नईम साहब ने तमाम सियासी जमातों की इस बंद को तायद और हिमायत का ऐलान का जिक्र किया है, वो सियासी जमातों की जो वर्कर्स यूनियन मुलाका तंजीमें हैं, ज़ैली तंजीमें हैं, वो ज़ैली तंजीमों के हवाले से मैं कह रहा हूँ INTUC, AITUC, HMS, CITU, AU, TUC, सेवा, AICTU, LPF और UTUC, ये तमाम तंजीमें मुल्क भर में आज मरकज़ी हुकूमत की, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों, किसान दुश्मन पॉलिसियों, गरीब अवाम दुश्मन पॉलिसियों और जो है मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक दिन का आज भारत बंद है, आवाम को मुश्किलात का भी यकीनन सामना करना पड़ेगा, मगर ये तमाम तंजीमें महज आवाम के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ऐलानात किए जा रहे हैं, जिस तरीके से टैरिफ में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी की सतह में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। तो यकीनन इसको शाम तक पता चलेगा कि किस हद तक ये बंद कामयाब हुआ है। नईम साहब ने भी तस्करा किया कि जब वो ऑफिस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ये तमाम सूरत हाल का सामना किया, देखा कि शहर में ट्रैफिक जैम है, सड़कों पर ऑटो नज़र नहीं आ रहे हैं, बसेस भी बहुत कम चल रही हैं। तो यकीनन शाम तक पूरा ये जो मजमूई इसकी तस्वीर है बंद की, वो आज शाम तक मंजर आम पर आ जाएगी। तो हम यकीनन सियासत TV के नाजरीन के सामने वो तफसीलात भी यकीनन पेश करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिंदुत्व NGO की बार बार मसाजिद और दरगाहों के अतराफ व अकनाफ में गैर कानूनी गैर मजाज कब्ज़ेजात के हवाले से PILs दायर करने पर सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार किया है। नईम साहब, एक तंजीम है जो मुसलसिल जो है मफाद आमा की दरख्वास्तें वो अदालत में दायर करती है, सेवा इंडिया फाउंडेशन। सेवा इंडिया फाउंडेशन का यही काम है। अदालत ने इससे कबल भी सेवा इंडिया फाउंडेशन को सख्त की सरजनिश की थी, फिर दोबारा जो है ये कहा गया है कि बार आपको ऐसा लग रहा है, उनके पिटिशन दायर करने पर अदालत ने ये कार्रवाई करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप एक मखसूस मज़हब को और मखसूस मज़हब के मुकामात को निशाना बनाने के लिए PIL दायर कर रहे हैं। जी नहीं साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने को जब ये समझ में आ चुका है कि ये तंजीम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस तरह के PIL दाखिल कर रही है, तो उसे सिर्फ सरजनिश करके खामोश ना बैठा जाए, बल्कि उसके खिलाफ जुर्माने आयद किया जाए। साथ ही साथ ये भी इंतबा दिया जाए कि आइंदा से अगर आपकी दरख्वास्त PIL दाखिल की जाएंगी तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इस तरह के मैं समझता हूँ कि अहकाम जारी किए जाते हैं। तो इस तंजीम के अलावा दूसरी जो तंजीमें हैं इस तरह की जुर्रत नहीं करेंगी, इस तरह का आवाम एक मैसेज पहुँचे। यकीनन देखिए नईम साहब, हम देखें कि ख़ास तौर पर वो रियासतें जहाँ पर BJP बरसरे इख्तिदार है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। सेवा इंडिया जैसी तंजीमें जो है वहाँ पर अचानक आप ये देखिए, इनका नाम सेवा इंडिया है, क्या इन्होंने कभी कोई सेवा का काम किया है? नहीं,
सेव इंडिया, माफ करना, सेव इंडिया है ना, हिंदुस्तान को बचाने का भी इन्होंने काम नहीं किया है। ना इन्होंने हिंदुस्तान की कोई सेवा की है, ना हिंदुस्तान को बचाने का इन्होंने काम किया है। जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, इनके जो असलाफ हैं वो अंग्रेज़ों के उनसे माफ़ीनामे मांगते हुए उनके वजीफे ले रहे थे। और फिर जब हिंदुस्तान अब आज़ाद हो गया है तो मुल्क को मजहबी बुनियादों पर तफरीक करते हुए मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं नईम साहब कि हम पड़ोसी ममालिक को देखें, जहां पर मुल्क की बुनियादें मजहबी बुनियाद पर परवान चढ़ी है, वहां पर तरक्की किस तरीके से है, और हिंदुस्तान जो है जमहूरी बुनियादों पर खड़ा है, तो हिंदुस्तान की तरक्की किस तरीके से है, ये हम बार बार बता रहे हैं। पाकिस्तान को ही ले लें, हम बिल्कुल खुलकर यह बात कहेंगे, मजहब की बुनियाद पर वहां पर कितनी तबाही हो रही है, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है, तरक्की उनकी क्या है वो देखिए आप। और अगर उसके मुकाबले में हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान 1000 गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान से। देखिए ज़बीर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में क्या मंदिर मस्जिद मसला है, हिंदू मुस्लिम मसला है, या फिर गुर्बत मसला है, तालीमी पसमानदगी मसला है, बेरोज़गारी मसला है, माशियत की तबाही जो है वो मसला है? इस पर गौर करने के बजाय मनसूबाबंदी तैयार करते हुए इन शोबों में अपनी जो गिरावट है उसको ऊंचा करने की हिकमत अमली तैयार करने के बजाय अगर मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दिया गया तो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। हम जो 2047 में मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने की जो मंसूबा बन के तैयार करके काम कर रहे हैं, क्या हमें उसमें कामयाबी हासिल होगी? बल्कि उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम तबक़ात को, समाज के तमाम तबक़ात को एक जगह जोड़ के जो तबका कमज़ोर है उसकी तरक्की पे और उसकी तालीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद SC ST तबक़ात पसमानदा तबक़ात में शुमार किए गए थे, इन्हें रिजर्वेशन दिए गए मुख्तलिफ महाजों पर, जिसकी बुनियाद पर आज वो थोड़ा आगे आए हैं। कई सर्वे कमीशन ने ये कहा है कि मुसलमानों की पसमानदगी दलितों से भी पसमानदा है। तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हिंदू मुस्लिम करने के बजाय मुल्क को तरक्की देने के लिए समाज के तमाम तबक़ात को मसावी तौर पर एक साथ लेकर चलते हैं, तभी मुल्क तरक्की करता है। अगर आप बताइए कि 25 करोड़ या 30 करोड़ माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों को आप नज़रअंदाज करते हुए क्या मुल्क की तरक्की की बुनियाद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। देखिए वही तो हम कह रहे हैं नईम साहब, एक अब ये हमारे पास 2014 के बाद एक नई कौम उभरी है, मैं उनको नारंगी अंडे कहता हूँ। तो ये नारंगी अंडों का मामला ऐसा है, नारंगी अंडे कभी भी जो है इस बुनियाद पर बात नहीं करते। आपने जो हवाले दिए, गुर्बत पर बात नहीं करते, मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता तालीम पर ये लोग बात नहीं करते, हक़ तालीम जो है उसके ऊपर बात नहीं करते, ये मतलब महंगाई के ऊपर ये बात नहीं करते, बेरोज़गारी पर ये बात नहीं करते, मईशत की तबाही के ऊपर ये बात नहीं करते। ये नारंगी अंडों को अगर मौका अगर जब भी मिलता है तो पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पहली मरतबा आ रहे थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर हाउडी मोदी और वो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे थे। उस वक्त जो है पूजाएं होती हैं डोनाल्ड ट्रंप की, फिर जो फौरी तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बात करते हैं तो फिर उनके ऊपर जूते चपला बरसाए जाते हैं। उसके बाद अगर रशियन व्लादिमीर पुतिन है उनकी पूजा शुरू हो जाती है। तो ये चीन के सदर की भी, हालांकि चीन सबसे बड़ा, पाकिस्तान से अगर बड़ा कोई दुश्मन हिंदुस्तान का है तो वो चीन है, और सबसे बड़ा खतरा अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा किसी से तो वो चीन से है। चीन गलवान में 50 किलोमीटर तक आपके अंदर आ जाता है, आपके फौजियों के सर काट के धड़ अपने पास रखता है, सर आपको तोहफे के तौर पर पेश करता है, तो उसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो ये नारंगी अंडों की वजह से जो है मुल्क की फिजा बिल्कुल मुकद्दर हो रही है। इन्हें समझ में, हमें देखिए अक्सर अंधभक्त का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं वो अंधभक्त की जगह नारंगी अंडे मैं उन्हें मुसलसिल पुकारना हो जाए, आप उनके निशाने पर हैं। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, अगर आ रहे हैं तो बराबर आ जाए, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो नारंगी अंडों को, ये नारंगी अंडे जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये अंधभक्ति में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, जब इनको एहसास हो जाएगा तो उस वक्त शायद समझ में आएगा। सड़कों पर उतर कर ये मामलों में, आप मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मनादिर तलाश करते हैं, आपको पूरा आपका जो पूरी जो हिंदुत्व है वो मज़ाह के वक्त किसी मस्जिद के सामने जुलूस की शक्ल में ही याद आता है।
और अब देखिए ये 15 फरवरी भी आ रहा है। अब देखिए अब खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में 15 फरवरी को कितने वाकयात पेश आते हैं। 15 फरवरी क्या है? वैलेंटाइंस डे 14 सॉरी 14 आप फरवरी भूल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका याद दिलाने का कि हमारा वास्ता कभी नहीं बढ़ा 14 से वैलेंटाइंस डे से। तो यकीनन आपको याद है 14 मैं वाकई की दिन उसकी याद दिला रहा हूँ आपको। 14 यौम आशिकान वैलेंटाइंस डे। उस वक्त देखिए किस तरीके से ये पूरे नारंगी अंडे निकलते हैं, निकलकर गली गली कूचा कूचा घूमते हैं। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बकरीद के मौके पर गाय के लिए याद आती है जी जी उसी तरह 14 जुलाई को फरवरी को 14 फरवरी को मेरे को भी याद नहीं है, जैसे आपने देखा 14 फरवरी को वो दिन याद आता है उनको जी। यकीनन देखिए उस तरीके अपनी बहनों को बचाने का जी, वो तो बचाने का दिन याद आता है। तो यकीनन देखिए तो ये नारंगी अंडों से को मेरा एक मशवरा है, वो तमाम चीज़ें छोड़े, अपनी अंधभक्ति को ख़त्म करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की बका के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। जिस तरीके से आज 30 करोड़ वर्कर्स सड़कों पर उतरकर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं, इस तरीके से एहतजाज करें, मुल्क जब उसी वक्त तरक्की पजीर होगा। नादरीन SIR के हवाले से एक खबर सोमनाथ असम्बली हल्के से आ रही है। नईम साहब 15,000 वोटर्स जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, उनके नाम हज़फ करने का काम सोमनाथ असम्बली हल्का गुजरात का है, वहाँ से ये खबर आ रही है। नईम साहब देखिए मैं समझता हूँ कि जब SIR के खिलाफ मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि तारीख में पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में खुद इसकी पैरवी की है, तो जब इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी हुकूमत का उस पर पूरा कंट्रोल हो गया और वही कर रही है जो BJP और मरकज़ी हुकूमत चाहती है। जब SIR के ख़िलाफ़ इतने सबूत पेश किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरान जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे बेहतर नहीं होंगे। आपने एक असम्बली हल्के का जिक्र किया है जिसमें 57,000 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। तो एक इससे अंदाज़ा होगा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम मियाँ मुसलमान का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी मुसलमान या फिर आसामी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, चलो वो वहाँ पर वो बात कह सकते हैं। फिर क्या गुजरात में क्या हुआ है ये बताइए कि क्या गुजरात में भी बांग्लादेश के मुसलमान आ गए हैं? सवाल ये पैदा होता है कि SIR के ख़िलाफ़ जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो मरकज़ी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी चाहिए कि वो इस मरतबा इस पर ज़रूर नज़रसानी करें। पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है, तमाम अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो रही है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसके पर गौर करना चाहिए। यकीनन हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके के इल्ज़ामात लग रहे हैं, हुकूमत हिंद की कठपुतली के तौर पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उन इल्ज़ामात को दूर करने के लिए, उस इल्ज़ामात को गलत साबित करने के लिए इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को भी करनी चाहिए, हुकूमत को भी इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। नादरीन हमें इशारा मिल गया, हमारा वक्त हो चला है। सरसरी तौर पर दो अहम खबरें जिसका तस्करा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करें। एक खबर नरवाना की मेमोयर की तरफ से जो मेजर नरवाना है, जिसकी किताब के हवाले से पार्लियामेंट में मुसलसिल हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी वो किताब को लेकर आए थे, तो उस किताब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नरवाना के मेमोयर को लीक करने में मुनज़्ज़म साजिश के तहत उसको लीक किया गया है और हुकूमत के हालांकि उसकी जानिब से क्लियरेंस नहीं मिला है। और ये पुलिस का, दिल्ली पुलिस के ये बयान है ये। और एक खबर ये है कि बांग्लादेश में जो है राय दही शुरू हो गए, नई हुकूमत बनने की राह बांग्लादेश में हमवार हो रही है, क्योंकि हसीना वाजिद के मुल्क से फ़रार होने के बाद से यूनुस कारगुजार जो है मुशीर के तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत को संभाले हुए थे। अब वहाँ पर जमहूरी तर्ज पर इंतखाबात हो रहे हैं, देखते हैं कि इंतखाबात में कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती है और किसकी हुकूमत बांग्लादेश में भी बनती है। तो नादरीन अब वक्त तो चला है, सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अपनी इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।